हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज पिछली कक्षा में वापस बात करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में जो आवाज़ है वो सही नहीं आई थी और सही से समझ में आया नहीं था। तो उन्हीं प्रश्नों की वापस बात करेंगे, क्योंकि पीछे बात कर तो चुके हैं उन प्रश्नों के बारे में, परंतु सही आवाज़ न आने के कारण आप तक वो चीज़ें सही तरीके से पहुँच नहीं हैं जिस तरीके से पहुँचनी चाहिए थी। चलो पहले प्रश्न की बात करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, चंबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदी है? प्रश्न है, चंबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये तीनों की तीनों यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है, और यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यमुना के किनारे आगरा है। क्या है यमुना के किनारे? यमुना के किनारे आगरा शहर है, और यमुना के किनारे नई दिल्ली है। ठीक है। गंगा की सहायक नदियों में सरयू, गंडक, घाघरा, कोसी, ये इसकी गंगा की सहायक नदियां हैं। पूछ ले, सिंधु ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल होती है? सिंधु में झेलम शामिल होती है, चेनाब शामिल होती है, रावी शामिल होती है, सतलज शामिल होती है, और व्यास शामिल होती है। ठीक है। बात करें भाई झेलम के किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। गंगा के किनारे शहरों के आप नाम बताइए कमेंट में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पश्चिमी घाट को जिस नाम से जानते हो वो क्या है? सह्याद्री। सह्याद्री नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न आ जाए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन राज्यों में हैं? दोस्तों ये कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, और केरल में है। अब पूछ ले कि जो प्रायद्वीपीय भारत के हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वतमालाओं के नाम है इसमें दिए हुए हैं कि प्रायद्वीप भारत के प्रमुख पर्वतमालाओं के नाम क्या क्या हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। अगला ही प्रश्न है हमारा कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? डोडा बेटा। उसके बाद में कुछ पहाड़ियाँ दी गई है, किसकी? पश्चिमी घाट की। अन्य पहाड़ियों में पश्चिमी घाट में अन्नामलाई, इलायची पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ। एक और है, एक और कौन सी है? एक अन्नामलाई है, एक इलायची, एक पालनी पहाड़ी। जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में बता दिया है कि कौन सी पहाड़ी है। एक और पहाड़ी है वो पालनी पहाड़ी। चलो अगले बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, डोडा बेटा किस पहाड़ी में स्थित है? डोडा बेटा का संबंध किससे है या किस पहाड़ियों में है? डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों में है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डोडा बेटा किन पहाड़ियों में है? कौन सा प्रश्न है? तीसरा। डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा भी कहते हैं। डोडा बेटा किन पहाड़ियों में? इसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। डोडा बेटा का संबंध किन पहाड़ियों से है? डोडा बेटा का संबंध है वो नीलगिरी पहाड़ियों से है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में पूछ रहे भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत में सर्वाधिक ऊंचा पर्वत, सर्वाधिक ऊंचा, और भारत का सर्वाधिक ऊंचा, भारत का सर्वाधिक ऊंचा। ठीक है। या फिर भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछ ले। ठीक है। या भारत में सर्वाधिक ऊंची चोटी, एक ही बात है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या पूछ ले? विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी भारत में पूछे तो कंचनजंगा होगा। क्या होगा? कंचनजंगा होगा। ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। पूछ ले भारत की, तो भारत की हो जाएगी केटू। केटू को क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर है। भारत की शुरुआत विश्व की पूछ ले तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है? ये नेपाल में है। ये कहाँ है? नेपाल में। भारत में कंचनजंगा भारत की, गॉडविन ऑस्टिन या केटू। उसके बाद में कुछ अन्य है, जैसे डाफला मिस्मी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? डाफला व मिस्मी पहाड़ियाँ
डाफला व मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में एक पहाड़ी का नाम आता है राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी कहाँ है? राजमहल पहाड़ी दोस्तों झारखंड में है। उसके बाद में आता है अन्नामलाई। अन्नामलाई कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कौन सी पहाड़ियाँ? अन्नामलाई। उसके बाद में पूछ ले महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ है? महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी है वो दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पूछ ले गुरु शिखर पर्वत कहाँ है? गुरु शिखर पर्वतमाला, गुरु शिखर चोटी कहाँ है? राजस्थान में सिरोही में है। चलो आगे बढ़ते। चौथा प्रश्न, हीराकुंड बांध, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना का संबंध है दोस्तों वो महानदी से है। और महानदी में कहाँ पर है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना? उड़ीसा में। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? बताइए किससे है? अभी नदी का नाम बताया तत्काल में। कौन सी नदी है? महानदी। और किस राज्य से है? उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा। उसके बाद में एक परियोजना आती है तुंगभद्रा परियोजना। उसके बाद में एक परियोजना आती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का तो सभी को पता है तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी पर कहाँ, किस राज्य में? तुंगभद्रा कर्नाटक में। ठीक है। उसके बाद में एक आती है भाखड़ा नांगल। कौन सी? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? सतलज पर है। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। जो बांध का जो टॉपिक है वो कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है। सरदार सरोवर बांध का संबंध किससे है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? नर्मदा नदी से है। और किस राज्य से है? ये है गुजरात से। किससे है? गुजरात से है दोस्तों। उसके बाद ये बात करें मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध का संबंध है वो कावेरी नदी से। मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है? मेट्टूर बांध कावेरी नदी से है। और राज्य कौन सा है दोस्तों आप बताइए? मेट्टूर बांध में राज्य कौन सा है? उसके बाद में आता है इडुक्की। कौन सा बांध आता है? इडुक्की, इडुक्की बांध, इडुक्की, इडुक्की बांध का संबंध है पेरियार नदी और केरल से। किससे है? पेरियार नदी और केरल से है। और मेट्टूर बांध कावेरी नदी, मेट्टूर बांध कावेरी नदी और तमिलनाडु से। किससे है? कावेरी नदी और तमिलनाडु से। ठीक है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। लगभग हाँ परियोजनाएं हमारी हो गई है। उसके बाद में बात करते हैं पांचवा प्रश्न, एंथ्रेसाइट लिग्नाइट बिटुमिन पिट किसकी किस्में हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोयला। कोयले की किस्में कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर कोयला हो जाएगा। एंथ्रेसाइट लिग्नाइट बिटुमिन पिट चारों की चारों किसकी किस्में हैं? कोयला। ये कोयले की किस्में है। किसकी है? कोयले की किस्में कौन कौन सी है? एक है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। दूसरी है लिग्नाइट। कौन सी है? लिग्नाइट। तीसरी है बिटुमिन्स। कौन सी है? बिटुमिन्स। चौथी है पिट। छठे प्रश्न की बात करें, अपना छठा प्रश्न है भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं? छठा प्रश्न कौन सा है? भारतीय संसद का ऊपरी सदन, भारत की संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं? तो ऊपरी सदन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। पूछ ले राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है। पूछ ले संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद का दोस्तों 79 में है। पूछ ले लोकसभा का किस में है? तो लोकसभा का उल्लेख है वो 81 में है। किस में है? 81 में। राज्यसभा क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल है वो पूर्ण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कार्यकाल अपना पूर्ण कर लेते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष है वो न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए। आगे बात करें, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 245 में से 233 है वो निर्वाचित हैं और 12 क्या हैं? 12 है मनोनीत। कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चलो आगे बात करें, सातवां प्रश्न है राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु अभी बताई है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? सातवां प्रश्न क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए
राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है दोस्तों? 30 वर्ष आवश्यक है। कितनी आवश्यक है? 30 वर्ष आवश्यक है। चलो आगे बात करें विधानसभा के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए बताइए आप। उसके बाद में बताइए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, उसके बाद में बताइए मतदान के लिए कितनी आवश्यक है। ठीक है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष। बात करें राज्यसभा की, इसके राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति है वो पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में दोस्तों जगदीप धनखड़ है। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ है। बात करें राष्ट्रपति की तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताइए कौन है। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 8वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? हाई कोर्ट का मतलब कितने उच्च न्यायालय हैं? 8वां प्रश्न, भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान में दोस्तों वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 प्लस में 1, न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम है वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। पूछ ले हाई कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 214 में है वो हाई कोर्ट का उल्लेख है। किसमें है? अनुच्छेद 214 में किसका उल्लेख है? हाई कोर्ट का उल्लेख है दोस्तों। भारत का प्रथम हाई कोर्ट, भारत का फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा था? तो भारत के फर्स्ट हाई कोर्ट की बात करें तो दोस्तों ये कलकत्ता था। कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का प्रथम हाई कोर्ट था। इसकी स्थापना कब हुई? 1862 में हुई। कब हुई? 1862 में हुई। 9वें प्रश्न की बात करें, 9वां प्रश्न है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति किसके बारे में पूछा गया है? मसौदा समिति। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस समिति के अन्य नाम क्या थे? इस समिति का अन्य नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी था इसका अन्य नाम। एक था प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। एक अन्य नाम था पांडुलेखन समिति। कौन सी? पांडुलेखन समिति इसका अन्य नाम था मेरे दोस्तों। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस समिति ने 114 दिन कार्य किया। कितने दिन कार्य किया? 114 दिन संविधान को तैयार करने में समय लगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। चलो 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र से है? ज्ञानपीठ अवार्ड का संबंध किससे है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड का संबंध मेरे दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड है वो साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। किसमें देते हैं? ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किस क्षेत्र में देते हैं? ज्ञानपीठ अवार्ड है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद में आप बताइए ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है? ऑस्कर अवार्ड का, यदि ऑस्कर का बता देंगे फिर बताइए दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के, ये दोनों के दोनों मेरे दोस्तों अवार्ड है। किस में देते हैं? फिल्म के क्षेत्र में देते हैं। किस में देते हैं? फिल्म के क्षेत्र में दोनों के दोनों अवार्ड दिए जाते हैं। दादा साहेब फाल्के और ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में देते हैं। एक अवार्ड आता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में देते हैं। किसमें? संगीत के क्षेत्र में देते हैं। एक अगला अवार्ड आता है प्रिट्जर अवार्ड। कौन सा? प्रिट्जर है वो पत्रकारिता में देते हैं। किसमें देते हैं? पत्रकारिता में देते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद में अगला अवार्ड आता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड भारत में खेल के क्षेत्र में देते हैं। किसमें? स्पोर्ट्स में। किसमें? स्पोर्ट्स में अर्थात खेल में। अगला अवार्ड आता है मेरे दोस्तों एबेल अवार्ड। कौन सा? एबेल अवार्ड है वो मैथ के क्षेत्र में। किसमें? मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद में बात करें अगला है नोबेल अवार्ड है वो 6 क्षेत्र में देते हैं। किसमें देते हैं? 6 में। एक देते हैं शांति में, दूसरा साहित्य में, तीसरा अर्थशास्त्र में। भारत में प्रथम नोबेल किसे मिला? तो भारत में प्रथम नोबेल मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला? 1913 में मिला। कब मिला? 1913 में मिला। अर्थशास्त्र में नोबेल किसे मिल चुका है भारत में?
कमेंट करके बताइए। अमर्त्य सेन को, किसे? अमर्त्य सेन को मिल चुका है। चौथे नंबर पर है फिजिक्स के क्षेत्र में देते हैं, किसमें देते हैं? फिजिक्स में। पांचवें पर केमिस्ट्री में, किसमें? केमिस्ट्री के क्षेत्र में देते हैं। और छठा है मेडिकल साइंस, किसमें? मेडिकल साइंस। 6 क्षेत्रों में नोबेल दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई मेरे दोस्तों? उनकी शुरुआत 1901 में हुई। और अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत कब हुई? 1969 में। कब? 1969 में। आगे बात करें व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं? व्यास सम्मान देते हैं हिंदी साहित्य में। व्यास सम्मान किस में देते हैं? व्यास सम्मान देते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है। अगला अवार्ड है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान भी किसमें देते हैं? साहित्य में देते हैं। किसमें? साहित्य क्षेत्र में अच्छा काम करेगा तो सरस्वती सम्मान मिलेगा। उसके बाद में परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किस क्षेत्र में देते हैं? सेना को। परमवीर चक्र किसे देते हैं? परमवीर चक्र देते हैं सेना में। ठीक है। उसके बाद में साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य में रेमन मैग्सेसे। एशिया का नोबेल किस अवार्ड को कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। किसे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहते हैं मेरे दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।